मेरे दादाजी तो कहते हैं कि एक बेटी की शादी मन्नू मानक ने कराई बेटी की, और बेटी की कराई हर्षद मेहता ने। आज भी हमारे घर पे ना कभी आप आओगे तो मैं आपको दिखाऊंगा, वरना इन सब के लिए मैं एक वीडियो बना के आपको भेजूंगा। एक पोथी भर के शेयर आज भी पड़े हुए हैं, इतने बड़े शेयर्स, मतलब पूरा लिस्ट की लिस्ट पड़ी हुई है जो आज भी पड़े हैं, जिनकी वैल्यू 0 हो गई है। और उस डील में मुझे 40 लाख का नुकसान हुआ। मेरी लाइफ का सबसे बड़ा नुकसान है। सबसे मेजर क्रैश जो सबको समझ आता है वो है 1929 जो ग्रेट डिप्रेशन था। रूल नंबर 2, स्टॉक मार्केट्स ऑलवेज बाउंस बैक। मेरे दादाजी आज भी कहते हैं कि उनकी जो बेटी की शादी हुई थी वो मन्नू मानक के एक शेयर से हुई थी। ज्यादातर क्रैशेस जनवरी में आते हैं। आज से 32 साल पहले जो प्रॉपर्टी खरीदी थी वो आप गेस करना कितने की होगी, बट आज की डेट में वो 20 करोड़ की। और वहां से स्टार्ट होता है द ग्रेट बुल रन, मदर्स ऑफ ऑल बुल रन ऑफ अक्रॉस ऑल मार्केट्स 2003 से 2007। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। वेल, आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के क्रैशेस के बारे में। आप लोग हिस्ट्री जानकर हैरान होने वाले हो कि स्टॉक मार्केट में कितनी बार क्रैशेस आए हैं और किन किन वजह से आए हैं। हर बार वजह अलग होती है, बट जब भी मार्केट क्रैश करता है लोग पैनिक करते हैं। उस पैनिक लाइक सिचुएशन को क्रिएट कैसे किया गया, वो हुई क्यों, उसके पीछे रीजंस क्या थे, तो वो रीजंस हम आइडेंटिफाई करने वाले हैं विद वन एंड ओनली मिस्टर आनंद लाडा। आप सब आनंद जी को जानते हैं, एंड आज हम डीप डाइव करने वाले हैं, क्रैशेस की बात करने वाले हैं और ऐसी काफ़ी सारी स्टोरीज जो आपने कभी सुनी नहीं होगी। सो अनसुनी कहानियाँ ऑफ स्टॉक मार्केट। इंटरेस्टिंग। सो मुझे मेरी मेन कहानियां जो थी ना वो पता चलती है दादाजी के थ्रू। आज भी हमारे घर पे ना कभी आप आओगे तो मैं आपको दिखाऊंगा, वरना इन सब के लिए मैं एक वीडियो बना के आपको भेजूंगा। एक पोथी भर के शेयर आज भी पड़े हुए हैं, इतने बड़े शेयर्स, मतलब पूरा लिस्ट की लिस्ट पड़ी हुई है जो आज भी पड़े हैं, जिनकी वैल्यू 0 हो गई है। तो होता ही है कि जब तेजी का मार्केट होता है ना, उसमें सबके साथ ऐसा होता ही था। आजकल तो खैर मार्केट काफी डेवलप्ड हो गया, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, बट पहले होता ही था। तो हम लोग क्रैशेस की बात करते हैं और ये पोथी भर के शेयर क्यों पड़े हैं आज मेरे पास, कंक्लूजन में हम यहाँ तक आएंगे कि ये क्या था ऐसा कि कहाँ हम फंस गए थे या कहाँ गलतियां भी हुई थी। क्योंकि ये कहना गलत होगा कि दादाजी से गलती नहीं हुई या पापा जी से गलती नहीं हुई, उनसे भी कुछ ना कुछ गलती हुई थी जिसकी वजह से कुछ ना कुछ लॉसेस होते जा रहे थे। सबसे मेजर क्रैश जो सबको समझ आता है वो है 1929 जो ग्रेट डिप्रेशन था। लगता है कि 1929 की स्टार्टिंग 1929 में हो गई थी, वो स्टार्टिंग हुई थी 1920 में। हम लोग कई बार नहीं सोचते कि यार सरकार के पास तो पैसे बनाने की मशीन है, मशीन है तो छापते जाओ, हम गरीबी क्यों है, सब अमीर होने चाहिए। ये एग्जैक्ट थॉट था 1920 की सरकार का। ओके, पैसे छापो, सबको मिलने चाहिए पैसे, जितना पैसा छाप सको छापो, अपनी इकोनॉमी को बढ़ाओ। और कैसे बड़ी इकोनॉमी? आंसर इज यस। अभी जो हम समझते हैं ना स्टॉक मार्केट के एक साल में स्टॉक कितना हो सकता है, कितना गुना हो सकता है, आइडिया दे। मतलब क्या क्या अच्छा मानेगा तू? 10 गुना हो गया तो बहुत ही बढ़िया है। 30 गुना हो रहा था वहां पे। मतलब स्टॉक प्राइसेस ऐसे पंप अप हो रहे थे क्योंकि लोगों के पास पैसा था, उन्होंने लगा रहा था। नया नया उन्होंने देखा यार स्टॉक मार्केट में भी पैसा बन रहा है। ये यूएस मार्केट्स की बात कर रहा हूँ। तो वो लोग पैसा लगाते जा रहे थे, स्टॉक्स पंप हो रहे थे, रैंडमली कोई भी नाम आता था और चल जाता था, और 30 गुना पैसा दे रहा था 6 महीने, एक साल में। सो पीपल वर मिंटिंग मनी। हुआ ये कि जब ये बहुत ज्यादा इकोनॉमी में पैसा आ गया तो वहां पे इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया। इन्फ्लेशन बढ़ गया तो सरकार ने उसको कंट्रोल करने के लिए कहा कि यार चल मैं इंटरेस्ट रेट के साथ कुछ छेड़खान करता हूँ। इंटरेस्ट रेट के साथ छेड़खान करी, वहां तक तो फिर भी ठीक था। जब ये थोड़ा सा इन्फ्लेशन की सिचुएशन आ रही थी, लोगों को लगा कि यार ये डर हो रहा है, प्रेसिडेंट को लगा कि ये सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है। उसका सॉल्यूशन क्या था? वही जो उन्होंने 1920 में सोचा था, और पैसा छापो। तो पैसा छापते गए, इतना पैसा इकोनॉमी में आ गया, इन्फ्लेशन ऐसा रूफ टच कर गया कि ग्रेट डिप्रेशन स्टार्ट हो गया। वो ग्रेट डिप्रेशन इसलिए कहते हैं 1929 से 1955 तक प्राइसेस ही नहीं आए वापस से। कंपनियां उड़ गई, 600 से ऊपर बैंक खत्म। सोचो, मतलब आज हम सोचते हैं कि एक हमारे साथ अभी एक येस बैंक का केस हुआ था जहां पे येस बैंक डिपॉजिटर को वापस से पैसा नहीं दे पाया था, क्योंकि अगर 100 रुपये मेरे पास डिपॉजिट है तो 90 में वापस से इशू कर रहा हूँ, 10 मेरे पास पड़े हैं। उस समय की भी बैंकें ये करती थी, बिकॉज वहां पे इतना सिचुएशन एक्सट्रीम हो गई थी कि लोगों ने बैंकों से पैसा निकालना स्टार्ट कर देगा। बैंकों से निकालो पैसा। अब बैंकों के पास पैसा था ही नहीं, और बैंकों ने, मजे की बात ये थी कि उन्होंने भी स्टॉक मार्केट में पैसा लगा दिया। अब स्टॉक मार्केट अगर 100 रुपये का 10 रुपये हो गया, मेरी बैंक का भी पैसा स्टॉक मार्केट में लगा हुआ है, तो बैंक लॉस में, बैंक दे नहीं सकती वापस। तो 600 से ऊपर बैंक के गायब। तो ऐसा टर्मोइल हो गया था। आप सोचो, हमारा सिर्फ डिपॉजिट देना येस बैंक में बंद हुआ था, जिसमें लोग डर गए थे, वहां पे तो बंद ही हो गई, बैंक उड़ गई है। तो ये था द ग्रेट डिप्रेशन, जिसका सबसे मेन कारण था इकोनॉमी में पैसे को ज़्यादा सर्कुलेट करना। बेसिकली इन्फ्लेशन, जब महंगाई बढ़ती है उसका एक कारण ये भी होता है कि गवर्नमेंट पंप अप कर रही है मनी को। जब गवर्नमेंट स्टिमुलस देती है या लोगों के हाथ में पैसे ज़्यादा आ जाते हैं, तो आप मान के चलिए आप ब्रेड लेने जा रहे हो। अब वो ब्रेड 10 रुपये की है, बट अगर 10 लोगों के हाथ में 10-10 रुपये और आ जाएंगे तो उसकी ब्रेड तो एक ही है। मान लो एक पैकेट है, तो कोई कहेगा जी मैं 12 रुपये दूंगा, कोई कहेगा मैं 15 रुपये दूंगा, कोई कहेगा मैं 20 रुपये दूंगा। तो लोग अगर ज़्यादा पैसे देने के लिए रेडी हो जाएंगे तो क्या होगा, वो ब्रेड का दाम अपने आप बढ़ जाएगा।
कल से आपको 10 रुपये में ब्रेड नहीं मिलेगी, आपको 20 रुपये से ही शुरू होगी. सो ये हमारी हिस्ट्री में कई बार हुआ है. तो जब हम बात करते हैं अफ्रीकन कंट्रीज़ में, स्पेसिफिकली जिम्बाब्वे में हुआ था, राइट? अभी भी चल रहा है. जिम्बाब्वे की सिचुएशन आज भी खराब है. और यूजुअली इन्फ्लेशन के लिए सरकार क्या है, सीधा इंटरेस्ट रेट कट करती है कि भाई इंटरेस्ट रेट कट होगी तो पैसा स्टॉक मार्केट में आएगा, स्टॉक मार्केट स्टेबलाइज होगा. उस समय की सरकार ने भी ये सोचा, बट उसका रिवर्स हो गया. इंटरेस्ट रेट कट हुई, कट ऐसे हुई कि 40% रेट कट हो गई. जो टॉप था उसे 40% डाउन कर दी. तो स्टॉक मार्केट में तो पैसा नहीं आया, पर सरकार लोगों ने बैंक से पैसा जरूर निकाल लिया और बैंक के पास पैसा था ही नहीं. ये था स्टार्टिंग ऑफ द क्रैशेस की वन ऑफ द बिगेस्ट क्रैश. इसके बाद जो मेजर आता है वो आता है 1988 में, जो मन्नू मानक के समय पे आता है. इंडियन मार्केट्स की हम बात करते हैं तो, और मेजॉरिटी लोगों को अभी भी ये लगता है कि भाई मन्नू मानक सिर्फ मंदी करता था. मजे की बात है वो तेजी भी बहुत करता था, अंधा तेजी करता था. अंधा तेजी इन दी सेंस कि मेरे दादाजी आज भी कहते हैं कि उनकी जो बेटी की शादी हुई थी वो मन्नू मानक के एक शेयर से हुई थी. सिलटेप नाम का शेयर था जिसमें मन्नू मानक की तेजी थी. अभी जब हम स्कैम 1992 सीरीज देखते हैं तो उसमें बिकॉज हर्षद मेहता के अगेंस्ट में मन्नू मानक वॉज पार्ट ऑफ बियर कार्टल, वो मंदी में था उस समय, तो इसलिए हमें दिखाया जाता है कि वो मंदी में, वो तेजी में इसलिए रहता था क्योंकि उसका गेम बहुत सिंपल था. वो था, हुंडी चलती है हमारे, वो वहाँ का हुंडी का सबसे बड़ा प्लेयर था स्टॉक मार्केट का. किसी को भी पैसा चाहिए उधार पे, आ जाओ मन्नू मानक के पास, मन्नू मानक आपको पैसा देगा. और उसको पता है अगर कोई कंपनी वाला मेरे से पैसा लेके गया है तो उसकी कितनी औकात है, कितनी हैसियत है, कितना पैसा वो बाय कर सकता है. अगर समझ आ गया कि यार ये मेरी छत्र छाया में नहीं है, ये मेरे को ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, या मेरे पास उसकी लॉबिंग नहीं है, मेरे पास शेयर्स नहीं है, तो जैसे ही उसको लगता है कि यार इसके पास तो 100 रुपया है, मेरे पास तो 1000 पड़ा है, ले बेचो, तो वहां पे उसकी मंदी वाला काम स्टार्ट हो जाता है. और इस मंदी वाले काम में सिर्फ और सिर्फ एक रिलायंस था जिसने इसको बीट डाउन किया था, और बिग टाइम बीट डाउन किया था. रिलायंस में वो आया था कि इन्होंने मंदी करी सबने मिलके. यूजुअली मैं कुछ बेच रहा हूं, आप कुछ खरीद रहे हो, अगर आपको मैं 1 महीने बाद खरीदने का फ्यूचर का दूंगा तो आप मुझे प्रीमियम दोगे, राइट? मैं सेलर हूं तो मुझे प्रीमियम मिलेगा. अभी भी ये होता है कि फ्यूचर्स एक प्रीमियम पे ट्रेड होता है, राइट? रिलायंस के शेयर उन्होंने इतने शॉर्ट कर दिए कि इधर उल्टा बदला हो गया, सस्ते हो गए, मतलब फ्यूचर सस्ता हो गया, फ्यूचर ऐसा सस्ता हो गया कि यूजुअली डिस्काउंट क्या चलता है, 1% 2% का प्रीमियम चलता है ना, 12%. उस समय स्टॉक मार्केट क्योंकि क्लोज नेटेड था, मार्केट बंद कर दिया कि भाई ये मैटर सुलझाओ वरना मार्केट तो तबाह हो जाएगा. और रिलायंस के पास इतना पैसा आया कैसे कि भाई कोई इतना शॉर्ट करे जा रहा है, हमारे पास पैसा क्या आ रहा है? सपोजिटली बोला जा रहा है 2% की रेट पे रिलायंस, मतलब हमारे धीरू भाई अंबानी जी ने, मास्टरमाइंड ने फॉरेन से पैसा रूट किया था, परपेचुअल डेट. अब वो कुछ लोग कहते हैं कि यार वो उन्हीं का पैसा था जो उन्होंने फॉरेन कंट्री में डाल के इंडिया में ले आए. वो कुछ भी किया उन्होंने, मुझे नहीं पता, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है. कुछ कहते हैं कि कुछ पॉलिटिकल पैसा था, कुछ कहते हैं कि वो उन्हीं का पैसा था जो अपनी कंपनी का ही पैसा वो किसी वहाँ पे फॉरेन में सेल दिखाते थे, उस सेल की पैसे से वापस यहाँ पे इंडिया में वापस घुमा के लिया है. तो ऐसा लगता था कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया और हमारी कंपनी कितनी बड़ी हो गई है. कुछ भी पैसा हुआ, पर ऐसा मास्टरमाइंड की 2% के इंटरेस्ट रेट पे, जिस समय 15% पे इंटरेस्ट रेट बहुत आराम से चलती है, वो परपेचुअल लाइफ लॉन्ग डेट लेके आ गए और उस डेट से उन्होंने वहाँ पे पैसे में वापस से इन्वेस्ट कर लिया, कंपनी के शेयर्स बाय करने लग गए. उल्टा बदला हो गया, मार्केट बंद हुआ, मन्नू मानक और फिर इनके फाइनली सेटलमेंट हुआ कि यार चल ठीक है, 12% नहीं 8% 7% के आसपास में सेटलमेंट हुआ, माल खत्म हुआ, लॉस में उनका. हाँ, बट उसके बाद मन्नू मानक ने कभी भी धीरू भाई अंबानी से नहीं करी, पंगे कभी नहीं लिया, बल्कि वो उनकी रिस्पेक्ट भी करता था कि यार दिस इज वन गाय जो कहता है वो करके भी दिखाता है. तो हमें लगता है ना कि यार हर्षद मेहता की वजह से सबसे पहले कॉन्फिडेंस आया था, एक स्टॉक मार्केट में आया था, पर इंडिया की इकोनॉमी पे, इंडिया के बिजनेस पे कॉन्फिडेंस धीरू भाई अंबानी की वजह से आया था. क्योंकि वो एक आम आदमी होता क्या, जब हमारे साथ आदमी होता है कि यार हम ऐसे ही बैठे हुए हैं, हमारे में से कोई उठ के एक बड़ा आदमी बन रहा है और इतना बड़ा कि कोई उसको टच नहीं कर पा रहा, तो लगता ना यार हम भी कुछ कर सकते हैं. तो वो थी उनकी कहानी. 1988 में क्रैश आया था, और ये 1988 के क्रैश का भी कारण यूएस मार्केट ही था. वहाँ पे वो सेम इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करी जा रही है, 70% इंटरेस्ट रेट रिड्यूस कर दी गई थी 4 साल के टाइम होराइजन में कि यार इकोनॉमी को बूस्ट करते. बट जब इतनी स्लैश होती है इंटरेस्ट रेट, हमें लगता है ना अभी आज सरकार इंटरेस्ट रेट क्यों नहीं कट कर रही, करना चाहिए ना इमीडिएटली, 4 बार कट कर दो, 25 बेसिस पॉइंट, 5 बार कट कर दो, हमें तो इतना आसान लगता है. बट अगर वो कट कर रही है और इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रहा है तो कट नहीं कर पाएगी, जो अभी यूएस फेड के पावेल साहब ने भी कहा. अभी हम जो कहते हैं ना इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करते जाओ, यही इंटरेस्ट रेट रिडक्शन की वजह से 1988 का भी क्रैश आया था कि सरकार ने रैंडमली इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करी और इन्फ्लेशन बढ़ गया. लोगों ने स्टॉक मार्केट से पैसा डालने की जगह उनको डर लगने लगा, हल्का सा वो रिपल इफेक्ट हुआ, वहाँ से पैसा निकला और एक मार्केट में बड़ा क्रैश आ गया था. और वो सिचुएशन ऐसी थी, अभी हम जो कहते हैं ना कि यार हमारा 20% का करेक्शन, 15% का करेक्शन, उस समय टाइम वाइज करेक्शन था कि 2 साल तक स्टॉक मार्केट हिला ही नहीं, कुछ नहीं हुआ. आप परेशानी हो लो आपके शेयर के प्राइस लेके, कुछ ही नहीं हो रहा, तो नीचे ही पड़े हुए, वो पेनफुल होता है. अभी एक बार मार्केट टूटा और बढ़ गया तो इट्स स्टिल ओके, बट टूटा और वो वहीं पड़ा रह गया, आप सिर्फ उसको देख रहे हो कि यार देख मेरा इंटरेस्ट रहता है, एफडी में रहता तो मेरा पैसा बन रहा होता, तो दैट इज मोर पेनफुल. वो हुआ था 1988 के आसपास में. और फिर फाइनली एंट्री होती है द बिग बुल, द ओजी बिग बुल ऑफ इंडिया, हर्षद मेहता की,
जो ऑब्वियसली हम सभी को पता है कि वो एक स्टॉक ब्रोकर थे, स्टॉक ब्रोकर के यहाँ काम करते थे, ऑन फील्ड थे, फिर धीरे धीरे बनते बनते उन्होंने पैसा कमाना स्टार्ट किया, बैंकिंग सिस्टम को यूज़ कर रहे थे। वो सभी को पता है कि बैंकिंग का फंड्स वो वहाँ पे यूज़ करते जा रहे थे और एक बड़ा बुल रन आया। हर्षद मेहता के बुल रन में लोगों ने एक्चुअली पैसा कमाया है। मेरे पापा की शादी हुई थी 1993 में, और वो 1993 की पापा की शादी के मैंने लिटरली देखे हैं उनके स्टेटमेंट्स कि भैया एसीसी के शेयर के नाम पे वो पूरी शादी निकली है। वन ऑफ द बेस्ट शादी उस समय कहते हैं कि मैंने शहर में मेरे, क्योंकि स्टॉक मार्केट से अभी भी पैसा कमाया था, तो स्टॉक मार्केट के पैसे से हमने पापा की शादी करी। तो मेरे दादाजी तो कहते हैं कि एक बेटी की शादी मन्नू मानक ने कराई बेटी की, और बेटी की कराई हर्षद मेहता ने। क्या बात है। तो उस समय एसीसी के शेयर 10,000 रुपये पहुंच भी गया था, उनके बर्थडे पे टारगेट था। अब लोग 10,000 पे जाने के बाद सोच रहे हैं कि भाई ये तो 1 लाख जाएगा या 20,000 जाएगा, तो दैट इज प्योर स्पेकुलेशन। उसमें हर्षद मेहता का क्या ही हम ब्लेम कर सकते हैं। बट उस समय लोन पे पैसा बहुत लेना स्टार्ट हो गया था। लोग लोन पे पैसा लेते थे, मार्केट में लगाते थे, और जब वो मार्केट में लगाते थे ऑब्वियसली वहाँ पे करेक्शन आया तो उनका पैसा फंसता गया, वो लोन नहीं दे पाए और बैंकरप्ट हो गए, काफ़ी सुसाइड्स हुई, काफ़ी करेक्शन भी आया मार्केट में। लोगों को लगता है कि हर्षद मेहता का करेक्शन पेनफुल था, वो पेनफुल था ही नहीं, क्योंकि 1.5 साल में वापस एक बड़ा बुल रन स्टार्ट हो चुका था हर्षद मेहता के करेक्शन के बाद से। वो था .com बबल। अगर आपकी कंपनी के आगे .com लिखा हुआ है तो वो किसी भी प्राइस पे जा रही है। एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि 1990 जब वो बर्स्ट हुआ था, जब हम .com बबल पे आ चुके हैं, जहाँ पे .com वाली कंपनीज बर्स्ट होने वाली है, एक साइबर स्पेसेस नाम की कंपनी थी। 1,500 रुपये, 1480 टू बी एग्जैक्ट, कोई बेचवाली नहीं था उस शेयर का। 1 महीने बाद वो 1,500 रुपये का शेयर कितना टूट सकता है? 1000 आ गया होगा, 500 आ गया होगा। कितना टूट सकता है भाई? 14 रुपये। 14 रुपये आ चुका था, और 14 रुपये में कोई उसको खरीदने के लिए नहीं था। कितने टाइम के अंदर? 1 महीना। 1 महीने के अंदर। 1 महीने के अंदर। तो दिस वॉज दी बबल जो बर्स्ट हुआ था। और आईटी की कंपनी में, इंडिया में भी आईटी का क्रेज, एक स्टोरी सुनाता हूँ। ये अभी भी इंडिया के टॉप 7 म्यूचुअल फंड हाउसेज में से एक म्यूचुअल फंड हाउस है। उसने क्या किया था, नाम नहीं लेंगे बिकॉज ऑफ कंप्लायंस रीजंस, उसने क्या किया था कि एक एनएफओ निकाला आईटी फंड का। म्यूचुअल फंड क्या होता है, उन्होंने आगे शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा है। सपोज करते हैं कोई म्यूचुअल फंड है जिसने आगे शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा है, और वो आईटी के शेयर्स है सिर्फ, और उसकी एनएवी 10 रुपये है। तो जिस दिन वो ओपन होता है तो उस दिन उसकी प्राइस क्या होनी चाहिए? 10 रुपये। 10 रुपये होनी चाहिए, क्योंकि अंदर के शेयर्स की वैल्यू तो 10 रुपये है, पर वो एनएवी ओपन ही होती है 15 रुपये पे। ऐसा क्यों? क्योंकि लोगों को डिमांड इतनी है कि हम तो इस 11 में भी ले लेंगे, हम तो 12 में भी ले लेंगे, हमें तो ये अच्छा लग रहा है। आईटी डिमांड एंड सप्लाई, मतलब जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू, अंदर के शेयर्स की वैल्यू एक्चुअली 10 रुपये ही है, उसको भी वो पर्टिकुलर फंड हाउस ने 15 रुपये पे लिस्ट करवा दिया कि हाँ चल अब आज ओपन हो रहा है, 15 पे हो गया, क्योंकि हमारी डिमांड ही इतनी है। बट अंदर वैल्यू 10 रुपये की। इतना क्रेज था आईटी का, बस आईटी का नाम आ जाए सारे के सारे फंड्स आपके ओवर सब्सक्राइब हो जाते थे। आज कभी हम सबसे ज़्यादा वेल्थ क्रिएशन की स्टोरीज हम कौन से आईटी के स्टॉक की बात करते हैं? विप्रो की, कि भाई 1000 करोड़ हो जाते हैं। 10 साल के विप्रो का रिटर्न 2004 तक, 1994 से 2004 तक का विप्रो का रिटर्न 0। विप्रो जैसे शेयर में कोई रिटर्न नहीं। जब मैं विप्रो जैसे शेयर में कोई रिटर्न नहीं बात कर रहा हूँ, तो बाकी सारे शेयर का क्या हाल हुआ होगा आप सोच सकते हो। उस समय K10 भी बहुत चलता था, केतन पारिक की एंट्री हुई थी, बट केतन पारिक के काम टाइम पे लोग पैसा कमा नहीं पाए थे, क्योंकि केतन पारिक का ऑपरेशन करने का तरीका, उनका ऑपरेट करने का स्टॉक का तरीका बहुत अलग था। उन्होंने ऑपरेट मेन किया था, उनके K10 10 स्टॉक चलते थे, बट उसमें से भी हिमाचल फ्यूचरिस्टिक अभी भी है, उसको सबसे ज़्यादा ऑपरेट किया था, और वो टॉप से टूटा था 85%। और आम आदमी का सबसे मेजर पैसा इंडिया में HFCL, हिंदुस्तान फ्यूचरिस्टिक में लगा था। आज भी उसका टॉप नहीं कट हुआ है, जो उस समय हुआ था 1999 में K10 के समय पे जो टॉप बना था। आज भी कितने 25 साल हो गए, आज भी हम उस प्राइस तक नहीं पहुंच पाए, और आज भी कंपनी काम कर रही है। तो ये था आईटी बबल वाला बर्स्ट। और आईटी बबल बर्स्ट में आईटी के प्राइसेस को छोड़ दो, इंडेक्स के भी प्राइसेस ऐसे हो गए थे कि 2003 में जो इंडिया में आज के दिन स्टॉक मार्केट के टॉप 10 नाम ले लो, उसमें से 5 से 4 नाम का आपको एक आर्टिकल मिलेगा आउटलुक मनी में कि स्टॉक मार्केट में कुछ नहीं हो सकता, स्टॉक मार्केट से आपको निकल जाना चाहिए, स्टॉक मार्केट के साथ आपको साइड इनकम करनी चाहिए। हमारे पापा ने भी उस समय स्टोन्स का बिजनेस स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि कहते थे कि हम स्टॉक ब्रोकर थे, तो लोग आते थे, सुबह कचौरी मंगाते थे, शाम तक मूवी देख के निकल जाते थे, मार्केट में कुछ करने के लिए नहीं था। ऐसा हाल हो चुका था 2001, 2002, 2003 में, और एकदम बोरियत आ चुकी थी। और आज के दिन हम जिनको सबसे बड़े बुल्स मानते हैं ऑफ स्टॉक मार्केट, उन सबका ये आउटलुक मनी में पब्लिश्ड आर्टिकल है, और उस आर्टिकल का आई थिंक ओपनिंग ही ऐसी थी, मतलब जो मेन जो बुक थी उसकी ओपनिंग ये था कि द एंड ऑफ स्टॉक मार्केट। और वहाँ से स्टार्ट होता है द ग्रेट बुल रन, मदर्स ऑफ ऑल बुल रन ऑफ अक्रॉस ऑल मार्केट्स, 2003 से 2007। और 2003 से 2007 वो समय था जिस समय बाबा
विजय केडिया सर, आज के जो हम बात करते हैं रामदेव अग्रवाल सर, ये सारे वहाँ पे मेन हीरो बन के निकल गए थे क्योंकि इन्होंने स्टॉक 100 गुना करे थे। उस समय वन साइडेड तेजी थी, बट उस तेजी में 3-4 मेन 25% के डिप्स भी आए थे बीच में। बट उस समय की जो तेजी थी वैसी तेजी अभी तक हमने नहीं देखी है। इस बार की तेजी को हम कंपेयर कर रहे हैं कि क्या वो सेम टाइप की तेजी है, बट अभी तक हम उस टाइप की तेजी के 40-50% तक ही पहुंचे हैं। एंड दैट वाज द बेस्ट टाइम ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट। 2000 से लेके 2010 के बीच में इमर्जिंग इकोनॉमीज ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया था। 2011 के बाद यूएस वाले मार्केट्स ने ज़्यादा परफॉर्म किया है अगले डेकेड में। 2011 से 2020 में यूएस मार्केट्स हैज़ आउट परफॉर्म्ड वर्ल्ड मार्केट बाय अ ह्यूज मार्जिन। इवन इंडियन मार्केट से बेटर यूएस ने परफॉर्म किया है। राइट। .com बबल में बाय द वे सबसे ज़्यादा पंप अप हुआ था नास्डैक। ये मैं बताना भूल गया कि 100 रुपये का 800 हो गया। 800% बढ़ा था नास्डैक कुछ 1.5-2 साल में, और फिर 800% से 78-79% डाउन आया था नास्डैक में सारी आईटी कंपनीज ही है ना, टॉप 100 कंपनीज हैं यूएस की जो आईटी की बेस्ट कंपनीज आपको वहाँ पे नास्डैक में मिल जाएगी। Right. और फिर आता है हमारे पास सब प्राइम क्राइसिस, जो बिल्कुल नया है, 2008 का क्राइसिस है। और सब प्राइम क्राइसिस की स्टोरी वहाँ से स्टार्ट होती है कि लोगों ने डेट पे डेट लिया। सब प्राइम क्राइसिस को एक्सप्लेन करें? हाँ, बिल्कुल। तो सब प्राइम क्राइसिस में क्या हुआ था? सपोज सब प्राइम का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा, एक ऐसा डेट जो हमने इशू किया है किसी को जिसकी हैसियत नहीं थी उस डेट को लेने के लिए, पर हमने उसको वो डेट इशू करने के लिए इंटरेस्ट रेट हाई चार्ज कर दिया। ये सब प्राइम डेट है, खराब डेट है। तो उस समय खराब डेट कितना इशू हो गया था? $600 बिलियन के आसपास तक का वो डेट इशू करे जा रहे थे। जो हमारा 100, 200, 250 बिलियन होता सब कह रहे कि डेट इशू करो। और डेट इशू क्यों कर रहे थे? क्योंकि बैकिंग थी प्रॉपर्टी की। भाई किसी को प्रॉपर्टी लेने, प्रॉपर्टी के प्राइसेस वर ऑन बूम। 2008 में क्या हो रहा था, 2007, 6, 8 में, कि यूएस में प्रॉपर्टी के प्राइसेस बहुत बढ़ रहे थे। क्योंकि बढ़ रहे थे तो लोग क्या कहते थे कि यार मेरे को डेट चाहिए, मेरे को प्रॉपर्टी लेने के लिए डेट चाहिए। कहा ठीक है आप ले लो, आपको 15% चार्ज करेंगे। वो कहते हैं हाँ करो, फॉर एग्जाम्पल 15% चार्ज करेंगे, करो। क्योंकि प्रॉपर्टी बैकिंग में तो बैंक को भी लग रहा है कि यार प्रॉपर्टी तो है ही अपने, बस उसका वो मॉर्गेज पे करते जा रहा है। पर इवेंचुअली बैंक को भी डर लग रहा है, तो बैंक ने भी उसको आगे फाइनेंस कर दी कि भाई एसपीवीज होती है, स्पेशल पर्पस व्हीकल, उनको एक बंडल बना के दे दिया। उन्होंने उसकी सिक्योरिटीज़ निकाल के आगे और डेट बांट दी, आगे और सिक्योरिटीज़ बांट दी। इस तरीके से चेन चल रही थी। और ये चेन ब्रेक तब होती है जब जो 100 रुपये की लोन था, जो 100 रुपये की या 150 रुपये की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में था, जो 150 रुपये की प्रॉपर्टी के प्राइस रह गया 70 रुपये, क्योंकि वो प्राइस इन्फ्लेट करे जा रहे थे। और सब प्राइम लोन को इशू करने के लिए बैंकर भी किसी भी भाव पे कुछ भी दे रहे थे कि चल तेरी थोड़ी प्रॉपर्टी खराब है, चल ले जा तू, मैं कुछ अलग एडजस्टमेंट मार देता हूँ। एडजस्टमेंट चल रहे थे। लोग जो फाइलिंग बनी थी, बाद में पता चला था कि जो डॉक्यूमेंट्स केवाईसी वगैरह थी उसमें भी बहुत लूपहोल्स थे। तो ऐसा करते करते जैसे ही प्रॉपर्टी के प्राइस टूटे, जिसने लोन लिया था उसने कहा जय श्री राम, आप ले लो भैया प्रॉपर्टी आपकी हुई, लोन को मैं तो दे नहीं सकता, मैं तो वैसे ही बैंकरप्ट हूँ, लोन मैं दूंगा नहीं। और बैंक कह रही भैया मैं करूँ क्या, मेरा तो लोन है 100 रुपये का, प्रॉपर्टी 50 रुपये की। मैं फंस गया। और वहाँ से ये बबल बर्स्ट होता है और लेमन ब्रदर्स क्राइसिस होता है सबसे पहले, क्योंकि वो सबसे पहले एक ऐसे लोग थे जो बर्स्ट आउट हुए थे। और दैट वाज द मेन फॉल। और मज़े की बात यह है कि इंडिया में भी उस समय सत्यम का कांड हुआ था। कि उस सत्यम की स्टोरी आपको बात पता है? बताओ ना। हाँ बताओ लोगों को, कोई बात नहीं, सत्यम कंप्यूटर्स के बारे में पता होगा लोगों को। मजे की बात ये है कि बेसिकली उन्होंने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया था, वो वाला ही सेम सिनेरियो है, बट आप बता सकते हो लोगों को। सेम। मोर सरप्राइजिंग पॉइंट इज कि जब भी कुछ ऐसा कांड होता है, आई डोंट नो व्हाई, ऐसी डेट पे होता है जहाँ पे सिक्योरिटी, लोगों का ध्यान कम होता है। फॉर एग्जाम्पल हर्षद मेहता की डेथ कब हुई? 31 दिसंबर। सब पार्टी कर रहे थे, आधा प्रशासन था नहीं, आधा पुलिस वाले थे नहीं। और 31 दिसंबर को सपोजिटली कहा जाता है कि यार उनकी डेथ हो गई सेल में, और सेल से हॉस्पिटल जाने तक वो पहुंच ही नहीं पाए। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है कि भाई क्यों नहीं पहुंच पाए, क्या हुआ, सब अलग बात है। अब ये सत्यम वाला एक्चुअल एक्सपोज कब हुआ? वैसे तो जैन में हुआ था, बट इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी? दिसंबर में। ज़्यादातर क्रैशेस जनवरी में आते हैं। जनवरी में आते हैं सारे, लीप ईयर में और जनवरी में। आई डोंट नो व्हाई। चलो 1992 ये वाला निकल गया ना 2024। हाँ नहीं, बट वो सेकंड में आता है। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि 2028 सपोजिटली काफी लोग कह रहे हैं कि 2028 में वो एग्जैक्ट टाइम हो रहा है जहाँ पे ऐसा कुछ हो सकता है। बट ठीक है, अभी भी मार्केट में काफी जर्क्स चल रहे हैं, काफी ऊपर नीचे चल रहा है। जिस समय हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस समय भी तो 2008 का क्राइसिस आता है। 2008 के क्राइसिस के बाद एक स्टोरी जो आज के लिए रेलेवेंट है वो समझाता हूँ कि 2008 के क्राइसिस के बाद या किसी भी पुराने, अभी तक के पुराने किसी भी क्राइसिस के बाद क्या हुआ था। सबसे पहले इंडेक्स परफॉर्म करता है, फिर स्मॉल कैप परफॉर्म करता है, फिर मिड कैप परफॉर्म करता है, फिर एसएमईज परफॉर्म करते हैं। जैसे 2008 से 2010 तक इंडेक्स तो बढ़ गया था पर स्मॉल कैप नहीं बढ़ा था। 2020 का जब क्रैश आया था, 2020 के क्रैश में निफ्टी तो 7,500 से 12,500 आ गया था, बट स्मॉल कैप मिड कैप बढ़े ही नहीं।
यूजुअली माना जाता है कि बढ़ने में लार्ज कैप पहले आते हैं, स्मॉल कैप मिड कैप बाद में आते हैं, और टूटते समय स्मॉल कैप मिड कैप पहले टूटते हैं, लार्ज कैप बाद में टूटते हैं। ये नॉर्मल कंसेंसस है। 2020 का क्रैश सबको पता है कि यार दुनिया खत्म होने वाली थी, तो क्रैश आ गया। तो उसके बाद भी ये हुआ था कि 12,500 तक निफ्टी आ गया था, बट स्मॉल कैप मिड कैप चला ही थे, और स्मॉल कैप मिड कैप की एक्चुअल रैली 2021 से स्टार्ट हुई थी। दुनिया खत्म होने वाली वो न्यूज़ चैनल्स वाली बात कर रहे हो आप? हाँ नहीं, आप बता सकते हो लोगों को इसके ऊपर। यार उस समय हुआ ये था कि पैनिक सिचुएशन होती है कि मेरे को लग रहा है कि यार मैं बचूंगा नहीं बचूंगा, अब मेरे को लग रहा है कि मैं नहीं बचूंगा तो देश नहीं बचेगा, देश नहीं बचेगा तो इकोनॉमी नहीं बचेगी, इकोनॉमी में कोई सर्टनिटी नहीं है। जब भी कोई एक ऐसी न्यूज़ मार्केट के सामने आ जाए जो उसको नहीं पता, जैसे अभी फेड की न्यूज़ है, मार्केट को पता है, तो मार्केट इवेंचुअली इसको डाइजेस्ट कर लेगा। इसकी वजह से कोई बड़ा क्रैश नहीं हो रहा है, मेजॉरिटी सिचुएशन, कोई एक्सेप्शन हो जाए अलग बात है। बट एक ऐसी न्यूज़ आ गई जो पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ पेंडेमिक आ जाएगा और पूरा देश बंद हो जाएगा, तो वहाँ पे ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। बट हिस्टोरिकली देखा गया, जैसे इंडिया पाकिस्तान की कभी वॉर हुई थी, तो उस वॉर में जैसे ही इंडिया ने पहला बॉम्ब पाकिस्तान पे डाला, वो मार्केट का बॉटम था। फिर सिचुएशंस उसके बाद बनी थी खराब। जब इंडिया पाकिस्तान की वॉर चल रही थी कारगिल की, उस वॉर की सिचुएशन के 3 महीने में मार्केट वाज 27% अप। और वॉर की सिचुएशन से पहले 3 महीने में जब वो सिचुएशन की लड़ाई होगी नहीं होगी, उस एंजाइटी में मार्केट टूट रहा था। इन दी सेम वे कोविड में क्या हुआ, कोविड में मार्केट ऑलरेडी टूट गया था। वन ऑफ द फास्टेस्ट फॉल था 11 दिन में, 1929 से भी फास्टर था ये फॉल, क्योंकि सबके पास पैसा था, लोग इन्वेस्ट कर रहे थे, डिजिटलाइजेशन हो चुका था। जब ये फॉल हो रहा था, ये फास्टेस्ट फॉल था। पर जैसे ही लॉकडाउन डिसाइड हुआ कि पूरा देश बंद, वो मार्केट का बॉटम बन गया। 23-24 मार्च को मार्केट का बॉटम बन गया कि भाई देश बंद हो गया, वर्स्ट के सिनेरियो आ गया, वहां पे सब लोग सेल कर रहे थे, और वहां से मार्केट का बॉटम बन के मार्केट चलना स्टार्ट हो गया। सो मार्केट जब वर्स्ट के सिनेरियो सामने आ जाता है और मार्केट को पता चल जाता है कि यार ये हो गया है, मार्केट ने उसको डाइजेस्ट कर लिया। जब तक पता है कि यार पता नहीं है कि क्या है, ट्रंप आएगा नहीं, कौन आएगा, इंटरेस्ट रेट कम होगी या नहीं होगी, जब तक ये कंफ्यूजन चल रहा है तब तक मार्केट कंफ्यूजन में। जैसे फॉर एग्जांपल अभी बजट है, बजट इस बार कई लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई टैक्सेशन पे मार पड़ सकती है। तो अगर ऐसा कुछ होना है और एक्चुअली हो भी जाता है, सपोज करते हैं टैक्सेशन पे हम लोगों के लिए कुछ खराब हो जाता है इस बजट में, तो उस बजट से पहले मार्केट टूट चुका होगा। और बजट पे अगर एक्चुअली वो टैक्सेशन पे हमें कुछ मार पड़ती है, वो बजट का मार्केट का बॉटम बनाने की सिचुएशन हो जाएगी। सो ये जैसे एक एग्जाम्पल है जो मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई एडवाइस नहीं, कोई टिप नहीं है, बट जब हम केस स्टडीज डिस्कस कर रहे हैं तो हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वर्स्ट केस न्यूज़ पे मार्केट का बॉटम बनता है, फिर मार्केट वहाँ से चलता है। अब इस बार का इसका रेलेवेंस ये है कि हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सबसे पहले स्मॉल कैप मिड कैप टूटेगा, फिर लार्ज कैप टूटेगा। इस बार थोड़ा रिवर्स हो रहा है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट। अभी क्या चल रहा है, लार्ज कैप तो टूट चुके हैं, निफ्टी डाउन है, स्मॉल कैप मिड कैप डाउन ही नहीं है। अब लोग निफ्टी को देख के स्मॉल कैप मिड कैप में टॉप अप मार रहे हैं कि भाई स्मॉल कैप मार्केट टूट गया, मार्केट टॉप से 10% डाउन है, मैं कर देता हूँ टॉप अप। और टॉप अप कहाँ हो रहा है, जहाँ पे सबसे अच्छे रिटर्न्स आए। सबसे अच्छे रिटर्न्स कहाँ है, स्मॉल कैप मिड कैप में, डिफेंस में, और सेक्टर्स की मैं बात नहीं करता। रियलिटी फॉर एग्जांपल पिछले 1 महीने में 30% बढ़ा है, तो हम वहीं पे टॉप अप मार रहे हैं। बट मजे की बात है कि आप स्मॉल कैप मिड कैप में टॉप अप तो मार रहे हो, पर वो टूटे है ही नहीं। इस बार ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट राउंड ऑफ सेलिंग लार्ज कैप्स में आ रही है। अगर इस मार्केट का बॉटम जब बन रहा होगा ना, जिस समय मार्केट ये कंप्लीट कंफ्यूजन का जो समय चल रहा है जो खत्म कर रहा होगा, आई फील दिस टाइम मार्केट माइट डू समथिंग एल्स। ये होगा कि हो सकता है कि लार्ज कैप्स का पहले बॉटम बन जाए, स्मॉल कैप मिड कैप का बाद में बने, और जब लार्ज कैप्स रेंज बाउंड भी हो जाएंगे उस समय एक्चुअल स्मॉल कैप मिड कैप शायद करेक्शन दिखा दे, क्योंकि स्मॉल कैप मिड कैप ओवरवैल्यूड तो है। पिछले 3 साल में 30% के ऊपर के CAGR रिटर्न्स है। क्या ये अगले 3 साल में आएंगे? आई वुड से मेरी मैथ्स की प्रोबेबिलिटी कहती है कि नहीं। अगर नहीं आएंगे तो ऑब्वियसली उससे कहीं ना कहीं जाके अंडर परफॉर्म करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ सिचुएशन लानी पड़ेगी। तो वो सिचुएशन अभी तक शायद स्टार्ट भी नहीं हुई है। सो ये एक इस बार लग रहा है डिफरेंट हो सकता है। सो मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, क्रैशेस हम सब जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में आते हैं एंड दे आर इनएविटेबल। तो मार्केट क्रैश करेगी। सो मैंने ना 2 रूल्स पढ़े थे व्हेन आई स्टार्टेड टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। पॉइंट नंबर 1, जो रूल नंबर 1 है कि स्टॉक मार्केट्स ऑलवेज क्रैशेस, ऑलवेज। किसी ना किसी बहाने से, हर बार बहाना अलग होगा, रीजन अलग होगा, बट क्रैश हमेशा आएगा। तो क्रैश का मेरे डेफिनेशन क्या है, कम से कम 25% से ऊपर टूट जाए। तो अगर अपने टॉप से 25% से ऊपर टूट जाती है तो इट्स अ क्रैश। उससे छोटे जो होते हैं वो आप करेक्शंस बोल सकते हो। सो स्टॉक मार्केट हमेशा क्रैश करती है। रूल नंबर 2, स्टॉक मार्केट्स ऑलवेज बाउंस बैक। बट इसके अंदर ना जो अभी हमने समझा कि हमने ग्रेट डिप्रेशन से बात करी। ग्रेट डिप्रेशन ग्रेट क्यों है? क्योंकि 30 साल तक कुछ हुआ ही नहीं। सो 30 साल में आप में से हो सकता है कई सारे लोग सीधा सीनियर सिटीजन ही बन जाओ। मतलब आप कहोगे यार मार्केट और मार्केट ने कुछ किया ही नहीं। तो वो सिनेरियोज आ सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। हो सकता है अगर 2-3 साल भी मार्केट परफॉर्म ना करे ना, तो लोग स्टॉक मार्केट का नाम लेना ही छोड़ दें। ऑलरेडी अगर लास्ट मंथ का डेटा ये कह रहा है कि अगर 100 SIP आई है तो 90 बंद हुई है।
तो मतलब लोगों ने SIP करना बंद कर दिया। अभी क्या, अभी भी मार्केट ने ऐसा कुछ नहीं किया कि लोगों को बिल्कुल ही बर्बाद कर दिया, क्योंकि रिटर्न्स पहले ही इतने तगड़े दे चुके हैं। अब मुझे ना एक चीज़ और लगती है, चाहे आप कोई भी मार्केट की बात करो, मैं चाइना की मार्केट की बात करता हूँ, मैं जापान की मार्केट की बात करता हूँ, कि बहुत लॉन्ग पीरियड तक उन्होंने कुछ रिटर्न्स नहीं दिए, बट फिर एकदम से भागते हैं बाद में। अगर जो लोग SIPs कर रहे हैं, मतलब नो मैटर, आप अगर एक लमसम इन्वेस्टमेंट की बात करोगे वो एक अलग है कि आपने टॉप पर ही कर दी थी, आपने निफ्टी को 26,000 पे खरीद लिया तो एक अलग बात है। कई सारे लोग होंगे जो 16, 17, 18,000 के भाव से भी अपने SIPs कर रहे हैं, सो वो सब प्रॉफिट पे बैठे हैं। अच्छा, एक चीज़ क्या है कि अगर सब प्रॉफिट पे बैठे हैं तो जब तक मार्केट डराएगी नहीं, FIIs डराएंगे नहीं, तो कोई अपना माल क्यों बेचेगा? जब कोई माल बेचेगा ही नहीं, सेलर ही नहीं होंगे, तो फिर बायर खरीदेगा क्या? किसी भी भाव पे खरीदता रहेगा। तो मार्केट्स में ऐसी सिचुएशन क्रिएट भी करी जाती है कि लोग अपना माल फोड़ दें, बेच दें, निकल जाए, तो आपको डराया जाएगा। अब यहां पर एक लास्ट पॉइंट क्या है, एक अंकल से मैं बात कर रहा था, उन्होंने एक प्रॉपर्टी खरीदी थी आज से 32 साल पहले। आज से 32 साल पहले जो प्रॉपर्टी खरीदी थी वो आप गेस करना कितने की होगी, बट आज की डेट में वो 20 करोड़ की है। आज की डेट में वो 20 करोड़ की है। आप गेस करो अंकल ने कितने की खरीदी होगी? 10 लाख रुपए की, 5 लाख रुपए की। सो अंकल ने उस टाइम पे खरीदी थी 20 लाख रुपए की। 20 लाख रुपए की, ठीक, 20 लाख की खरीदी थी, 32 साल लगे, बट आज वो 20 करोड़ की है। अगर अब मैं आपसे बोलूं कि अगले 32 साल में वो प्रॉपर्टी सेम CAGR, मैं बताऊंगा अभी आपको CAGR कितना है, बट सेम CAGR से कितनी हो जाएगी? 1 0 और लग जाएगा। 20 लाख से 2 0 लगे रहता तो 2 0 और लग जाएंगे। अच्छा, कितनी हो जाएगी? 2000 करोड़ की हो जाएगी। 2000 करोड़ की हो जाएगी। सो अगले 32 सालों में वो प्रॉपर्टी 2000 करोड़ की हो जाएगी, बट इट विल टेक 32 ईयर्स। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, ये सिर्फ 13% की CAGR रिटर्न। कहने का मतलब है कि अगर किसी आदमी ने 20 लाख रुपए लगाए थे स्टॉक मार्केट में तो उसके 20 करोड़ हो गए सिर्फ 13% से, और अगले 13% से अगर वो कंटिन्यूसली चलेगा तो उसका आदमी के पास 2000 करोड़ हो जाएंगे। सेम स्टॉक मार्केट एग्जाम्पल। सो कोई अगर चीज़, आज अगर निफ्टी की बात करूं, अगर मैं सिंपल यही CAGR लेता हूँ 12-13% का, तो निफ्टी लगभग इस भाव से 80,000 रुपए की होगी सिर्फ 10 सालों में। अब कोई चीज़ अगर 80,000 की हो सकती है, ठीक है, या मैं बोलूँ 2.5 लाख की हो सकती है सिर्फ 20 सालों में, 2.5 लाख की हो सकती है सेम 12.5-13% के CAGR से। सो इस चीज़ पे मैं ये टेंशन लूँ कि आज 25,000 से 22,000 आ गई, 22,000 से 21,000 आ गई या 20,000 आ गई, अगर मैं ये टेंशन लूँगा तो मैं कभी 80,000 का भाव देख ही नहीं पाऊंगा। आई कैन नेवर सी दैट, क्योंकि मैं निकल चुका हूँ ना। मैं वो दोबारा से बाउंस बैक मारेगी, 26 का 27 करेगी, मैं कहूँगा बहुत बढ़िया रिटर्न आ गई, निकलो। बट जो चीज़ अनलिमिटेड बढ़ सकती है, अनलिमिटेड मतलब हमें पता नहीं उसकी लिमिट क्या है, वी डू नॉट नो ना। आपको पता है कि 1 लाख जाएगी या 50,000 जाएगी, आपको और मुझे नहीं पता, और हमें ये भी नहीं पता कि क्रैश करेगी। सो मैं क्रैश को एंटिसिपेट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि जब क्रैश आए मैं इतना डाइवर्सिफाइड हूँ कि मेरे पास गोल्ड में, सिल्वर में, प्रॉपर्टी में, लिक्विड फंड्स में पैसा हो, सो दैट मैं वो पैसे को चैनलाइज करके इक्विटी मार्केट्स में लगा पाऊँ तब जब सब अपना माल बेच रहे हो। क्योंकि क्रैश इज ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी। क्योंकि हम अपनी लाइफ टाइम में तो, और मुझे क्या लगता है कोविड का क्रैश हमने मिस कर दिया, मैंने मिस कर दिया, आपने उस वक्त इन्वेस्ट किया हो, उस टाइम में मैंने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया और रियल एस्टेट में भी क्रैश था। सो रियल एस्टेट ने मुझे 100% रिटर्न्स दे दिए विद इन 2-3 ईयर्स, क्योंकि तब लोग बेच रहे थे और डील्स नहीं हो रही थी, रुक गई थी। लोगों के एग्रीमेंट्स बीच में, मतलब किसी ने टोकन मनी दिया, उन्होंने कहा फॉरफिट कर दो, कोई बात नहीं, दुनिया तो खत्म हो रही है। हाँ, मतलब क्योंकि उन्हें पता नहीं रियल एस्टेट का क्या होगा। ऑनेस्टली कोविड के टाइम पे मैंने एक रियल एस्टेट डील करी थी और उस डील में मुझे 40 लाख का नुकसान हुआ था। मेरी लाइफ का सबसे बड़ा नुकसान है वो, और मुझे लगता है वो बेवकूफ़ी थी, बट ऑल दो उस पैसे को रोक के मैंने दोबारा से रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया एंड आई रिकवर्ड मच मोर। बट वो एक तरीके का एक टाइम पे लॉस बुक हुआ, क्योंकि लॉस हुआ। सो लॉस होते हैं क्योंकि लोग एंटिसिपेट करते हैं कि क्रैशेस को, कि क्रैश होगा और हाय हम तबाह हो जाएंगे। बट आप ये नहीं सोचते हैं कि अगर उन डिप्स पे आपकी बाइंग हो गई, हो सकता है मार्केट 10 साल के लिए ना चले, मुझे भी तो नहीं पता ना, कि हो सकता है मार्केट से परफॉर्म नहीं किया, बट जब करेगी तब आप और मैं, नेक्स्ट विजय केडिया सर, राकेश झुंझुनवाला या फिर राधाकिशन दमानी, ये कैसे बनेंगे? हम नहीं बन पाएंगे, हम कभी नहीं बन पाएंगे अगर हम डर के निकल गए तो। सो आप इन्वेस्ट उतना करो जितना आपको लगता है ये लॉन्ग टर्म के लिए है, मैं अपने फ्यूचर के लिए कर रहा हूँ और इसे देखूंगा नहीं। जैसे आप रियल एस्टेट में करते हो, आप जब रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हो, आप रोज जाके ना ब्रोकर से दाम नहीं पूछते,
कि भाई पर स्क्वायर यार्ड का क्या भाव हो गया, पर स्क्वायर फीट का क्या भाव हो गया, ऊपर हो गया नीचे हो गया, क्या फर्क पड़ता, अब तो ले लिया ना। अब जब बेचना होगा कभी, तब सोचेंगे, तब पूछेंगे जाके। मेरे को याद आ गया इसके लिए ना, मैंने कोविड के समय एक डायलॉग मेरे यूट्यूब चैनल पे सबसे पहले डाला था, वो इंस्टा पे फिर ऑलमोस्ट हर कोई यूज़ करने लग गया था, और इवन मीडियाज में भी यूज़ हो गया था सेम डायलॉग। वो डायलॉग ये था कि भाई आदमी हो या निफ्टी, एंड में जाना ऊपर ही है, पर ये इंश्योर कर लेना कि निफ्टी ऊपर जाए उससे पहले आप कहीं ऊपर उसकी वॉलेटिलिटी में ना चले जाओ। सही बात। आप भी वैसे ही कुछ कह रहे हो कि भाई अपने डाइवर्सिफिकेशन कर लो, कि भाई जब मार्केट बाई चांस टूटे तो आप पोर्टफोलियो आपका बचा रहे, आप मार्केट में बचे रहो, देखो क्योंकि टिकना तो पड़ेगा पिच पे रन लगाने के लिए। जैसे मैंने जो भी पोर्टफोलियोज बनाए मेजरली स्टॉक मार्केट्स में, क्योंकि मेरा रियल एस्टेट में मेजर इन्वेस्टमेंट्स है, वो सारे पोर्टफोलियोज हमने ऑलमोस्ट अप्रैल के आसपास शुरू करे, जैन से शुरू करे, और कुछ मतलब मेजर पैसा जो भी हमने डाला, नहीं दिस ईयर, अच्छा 2024 2024 में हमने अप्रैल से मेजर इन्वेस्टमेंट शुरू करा। हमारे रूल्स हैं, रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग करते हैं, अपना दिमाग नहीं लगाते। एक बार रूल डिसाइड करने में दिमाग लगा लिया, अब बार बार दिमाग नहीं लगाना। ये जो डिप आया, इसमें मेरा पोर्टफोलियो बिल्कुल भी डाउन नहीं है, ऑल्दो हमने थोड़ा सा 25,000 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग करी थी एज पर रूल्स, जो हमारे रूल्स हैं वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर ली, बट पोर्टफोलियो इज नॉट डाउन। रीजन, मेरा रूल कहता है, मतलब जो हमने बना रखा है, कि हमें एक सेवरल कंडीशन के ऊपर इक्विटी से पैसा मूव करके डेट में लगाना है, वो हमने मूव कर दिया, और इक्विटीज में इन्वेस्टेड भी रहना है विद द रूल्स, और कॉन्टिन्यूसली इन्वेस्टमेंट्स करनी है। बट मेरे पोर्टफोलियो में गोल्ड भी है, सिल्वर भी है, डेट इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं, और इक्विटी भी है। सो जब मार्केट मूव करेंगी तो आई मे बी लेस इन्वेस्टेड इन इक्विटीज, तो कोई मेरे से ज्यादा रिटर्न बना सकता है, बट जब मार्केट गिरेंगी तो मैं गवाऊंगा कम। तो ये मेरा रूल है, मैं नहीं कहता मेरे रूल को कोई फॉलो करे, बट मैं डाइवर्सिफाइड हूं। बट जब मार्केट टूटेगी तो मेरा रूल ये भी कहता है कि डेट से पैसा निकाल के मार्केट में लगाना है। जब डेट खत्म हो जाएगा तो गोल्ड और सिल्वर से पैसा, पहले सिल्वर से और देन लास्ट में गोल्ड से पैसा निकाल के लगाना इक्विटी मार्केट में, क्योंकि जो इक्विटी मार्केट रिटर्न दे सकता है वो ना गोल्ड दे सकता, ना सिल्वर दे सकता, ना रियल एस्टेट दे सकता। बीइंग अ रियल एस्टेट इन्वेस्टर मैं मुंह पे बोल सकता हूँ, स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स को कोई बीट नहीं कर सकता, कोई बीट ही नहीं कर सकता। अमेजिंग, आई थिंक ये तो बेस्ट कंक्लूजन हो गया ऑफ दिस कंप्लीट डिस्कशन। सो मतलब अगले 20-30 साल में अपन अमीर बनेंगे, अपन स्टॉक मार्केट से बहुत पैसे बनाएंगे। मार्केट तो बनाने वाला है, आप बनाने बनाओगे वो आप डिसाइड कर लो। मुझे नहीं पता कि अगले 5 साल में 10 साल में क्या होने वाला है, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं, बट मेरा साइंस ये कहता है, मेरा मैथमेटिक्स ये कहता है कि अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी, लोगों की डिमांड बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगी, तो कंपनीज अपना माल बेचेंगी, और बिना प्रॉफिट के कोई माल बेचता नहीं है। कंपनीज प्रॉफिट बनाएंगी तो कंपनीज के शेयर्स बढ़ेंगे, और फ्यूचर में अगर ये सब कुछ कंटिन्यू चलता रहा तो अपन पैसा बनाएंगे, सीधी बात। सो दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड आई होप आपको क्रैशेस क्यों हुए क्लियर हुआ। एंड एंड में एक बस मेरा अपना मानना है, बाकी आपका क्या मानना है आप कमेंट में बताइए कि क्रैशेस अपॉर्चुनिटी है या नहीं है। येस और नो आप कमेंट में बता सकते हैं। मुझे लगता है अपॉर्चुनिटी है, और अपने लाइफ में हम या 2 या 3 ही क्रैश देख पाएंगे। सो उन 2 एक तो देख लिया, एक तो देख लिया, तो 2 या 3 क्रैश बड़े देख पाएंगे। तो अगर उन क्रैशेस में अपन कुछ पैसे लगा पाए तो ज़रूर लगाना चाहिए। बट मार्केट के जो स्टार्टिंग रूल है, जब मैंने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, मुझे पता है, आपको भी पता होना चाहिए कि मार्केट्स हमेशा क्रैश करती हैं, ये कोई नई चीज़ नहीं है। और दूसरी चीज़, मार्केट हमेशा बाउंस बैक करती है। तो अगर आप डरोगे तो आप निकल जाओगे, और कोई चाहता है कि आप निकल जाओ। सो थैंक यू सो वेरी मच, एंड आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आनंद के चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं स्टॉक मार्केट पे। डू फॉलो, सब्सक्राइब एंड शेयर। सो शेयर दिस वीडियो ऑल्सो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, यू गो सेल्फ मेड, एंड जय हिंद।